वालेकुम सलाम, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र मैम। आप सुनाएं, आप ठीक है? ठीक ठाक। फातिमा स्टार्ट कर दें फिर? जी मैम, देख लें, अभी 21 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं इसलिए वेट कर रही थी ना, मैंने कहा और आ जाते हैं तो 59 है टोटल आपकी क्लास की, मेरा ख्याल है ना 50 है कि 59 है? यस मैम, 59। 59 है तो अब ये देख लो कि 25 या 30 तक हो जाते हैं, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर ये ना हो कि बाकी रह जाए। लेकिन मैं 2 दिन क्लास ले रही थी जी तो जी। मुझे अंदाजा हुआ कि मैक्सिमम जो आपकी स्ट्रेंथ है वो 30 रहती है, 30-35 इतनी की रहती है। यस मैम, 30-35 तक ही बच्चे लेते हैं तो क्लासेस। बाकी क्लास का क्या करना है, क्या क्या करेंगे वो लोग? मैम अल्लाह जाने। मैम पहले भी 2 सेमेस्टर हमारे ऑनलाइन हुए हैं ना, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतनी ही रहती थी, 35 तक। तो उनकी इंटरनेट प्रॉब्लम है या वैसे ही वो पढ़ना नहीं चाहते? जी जी मैम। जी मैम, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, जहाँ पे हम्म। बिल्कुल भी ये है ही नहीं फैसिलिटी। हम्म। तो उन्हें पेपर देने भी सिटी आना पड़ता था। ओ तो तो फिर। उनके लिए ये है कि हम उन्हें रिटर्न फॉर्म में भी हम उन्हें नोट्स प्रोवाइड कर देते थे। हम्म। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि हमारी क्लास का एक बच्चा जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है, हम्म। तो हम उन्हें उस तरीके से भी प्रोवाइड कर देते हैं। हम्म। तो कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है आजकल? मैम एक स्टूडेंट है, वो कर रहा है। अच्छा ठीक है। नेम उसका बताऊं नाम? आपको उसका? हाँ, नेम क्या है उसका? उसका नाम मैम जुनेद है। जुनियद आज है क्लास में? मैम मैं देखती हूँ। जुनियद तो नहीं है क्लास में फिर। मोहम्मद नमान, हाँ जुनियद मैम है। है है। मोहम्मद जुनेद जफर। हाँ 16 रोल नंबर है। हाँ जी भी जुनेद, आप किस सॉफ्टवेयर से इसको रिकॉर्ड करते हो? कैन यू लिसन मी? वालेकुम सलाम जुनेद, कैसे हो? हाँ जी, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो इसकी रिकॉर्डिंग में? अच्छा, उसमें कैसी है, सही आती है इसकी जो क्वालिटी है वीडियो की? हम्म। चलो ठीक है। ये जैसे फातिमा बता रही थी कि आपकी क्लास के कई स्टूडेंट्स जो हैं वो बैकवर्ड एरिया से हैं, तो उन तक नहीं एक्सेस लेक्चर्स की। तो लेक्चर्स मिल भी जाएं तो फिर भी जो एक्सप्लेनेशन वगैरह होती है, जो डिस्कशन होती है, डिस्कशन वगैरह, और जब हम बीच में भी बोर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि सही है कि आप अच्छा काम कर रहे हो कि रिकॉर्डिंग्स जो है वो आप उनको सेंड कर देते हो। तो चलो ठीक है, वेरी गुड। बस मैंने ये कंफर्म करना था क्योंकि फिर मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रही आजकल, तो मैंने ये पूछना था कि आप में से अगर कोई कर रहा है तो फिर वो ऑथेंटिक है मीडिया उनका जो जिसके थ्रू वो कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आपने कहा है कि हो रही है तो वेल एंड गुड। अच्छा, आज हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए? 25। अब मेरा ख्याल है जितने उन्होंने आना था वो आगे हुए हैं। तो हमारे जो अभी बेसिक्स ही चल रहे हैं, अभी हमारा अभी इसके अंदर कोई भी ज़्यादा इसमें मैथमेटिकल बैकग्राउंड तो अभी हमारी नहीं आई। आगे जब हम इसकी करेंगे एसएल सिस्टम वगैरह की डिस्कशन, तो उसमें फिर हम लोग अपना बोर्ड भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर हो सकता है कि आज अगर कुछ एक्सप्लेन करना हो तो मैं बीच में भी फिर बोर्ड यूज़ कर लूँगी। सही हो गया ना? अच्छा, कल हम लोग कर रहे थे अपना जो हमारा कल का टॉपिक था, हम लोग यहाँ पे थे जहाँ पे हम लोगों ने इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन की थी। फैमिली ऑफ कर्व्स, सॉरी, फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में की थी। फैमिली ऑफ कर्व्स क्लियर हो गया फातिमा? फैमिली ऑफ कर्व्स क्लियर हो गया? यस मैम। ओके गुड। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे? हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होगा, हमने देखना है कि उसके अंदर कितने पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो जी, ये आपके पास है 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। तो आप इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, एक्चुअली आपने क्या करना होगा, उसके अंदर से इस सी को एलिमिनेट करना होगा। एक तो मतलब डेरिवेटिव की फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन नजर आएगा, और एक आपको जो है ये सी को भी एलिमिनेट करना होगा। तो आप क्या करोगे, इस सी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, आप जो गिवन एक्सप्रेशन होगा उसको एक दफा डिफरेंशिएट कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जब उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लोगे, तो हो सकता है कि आपका जो सी है वो ऑटोमेटिकली वहीं पे रिमूव हो जाए, या हो सकता है कि आपको ये 1 और जो सेकंड इक्वेशन बनेगी ना, जैसे आपने इसको डिफरेंशिएट किया, आपने उसका नाम नंबर 2 रख दिया, तो आप 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, तो वहां से जो है सी आपका एलिमिनेट हो जाएगा,
ठीक है, तो आपको एक कांस्टेंट रिमूव करने के लिए 2 इक्वेशंस की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 मैंने पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर 2 आपको जो टॉप पे नजर आ रहा है ना, नंबर 2, जैसे ये 2 हैं, तो आपको इसको फिर इसको एलिमिनेट करने के लिए या इसकी फॉर्मेशन के लिए कितनी आपको किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी, सेकंड ऑर्डर की। मतलब आपको इसको 2 दफा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और ये जो आपके कांस्टेंट्स हैं, इनको रिमूव करने के लिए आपको 3 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी। 3 इक्वेशंस कौन सी रिक्वायर्ड होंगी? एक तो जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है वो, और सेकंड इक्वेशन वो जिसको आपने एक दो डेरिवेटिव लिया, और थर्ड वो आ गई जिसको आपने डबल डेरिवेटिव लिया। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी हम वर्डिंग पढ़ लेते हैं। उसने क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। ये उसने आपकी वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स लिख दी है। कहता है वी नीड 2 इक्वेशंस। अब 2 इक्वेशंस कौन सी हैं? वन इक्वेशन इज गिवन बाय इक्वेशन 1 एंड द सेकंड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, on eliminating c from the two equations we obtain an equation containing x, y and y dash which is a first order differential equation। इसी तरह से उसने बताया to form a differential equation from a 2 parameter family of curves। यहाँ पे 2 आपके पास पैरामीटर्स आ गए a and b। कहता है we need 3 equations। 3 equation किस तरह से आ जाएंगी? One equation is given by equation 2 and the remaining 2 equations are obtained by differentiating twice equation 2 with respect to x। On eliminating a and b from the 3 equations we obtain a second order differential equation। तो इसी तरह से फिर आपको सॉरी इस तरह से फिर आपकी वो एक जिसमें n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप उसको डिफरेंशिएट कहाँ तक करोगे? n टाइम डिफरेंशिएट कर लोगे, और फिर आपके पास इसके लिए कितनी इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी? आपको n+1। n+1 कैसे होंगी? एक तो आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो आ जाएगी, और बाकी जो है वो आपकी जो नीचे डेरिवेटिव्स आप लोगों ने n लिए होंगे वो इस तरह से आपके पास आ जाएंगे। उसमें हो सकता है कि हमें इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व ना करना पड़े। आप जब उसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हो सकता है कि वो कांस्टेंट वहीं पे एलिमिनेट हो जाए, लेकिन आपने ये बात को माइंड में रखना है कि जितने ही किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जितने आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, आपको उसको उतनी दफा ही डिफरेंशिएट करके उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे उसने एग्जांपल दी, कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, अब ऐसी स्ट्रेट लाइन जो आपकी ओरिजिन में से पास करती है उसकी इक्वेशन क्या होगी? इसमें एक्चुअली किस चीज को आप फिर खत्म कर दोगे? आत्मा क्या करोगे? वैसे तो लाइन की इक्वेशन क्या है जो आपने टॉप पे लिखी हुई है? ये टॉप पे कहाँ? y इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर मैं कहती हूँ कि ये ओरिजिन में से पास कर रही है तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगी? c 0 हो जाएगा मैम। मैम c 0 हो जाएगा। c 0 हो जाएगा। c एक्चुअली आपका क्या है? एक्चुअली आपका y इंटरसेप्ट है। c आपका क्या है? एक्चुअली y इंटरसेप्ट। तो जब भी हम कहते हैं कि तो जब हम कहते हैं कि इक्वेशन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो वहां पे फिर आपके पास c जो है वो 0 हो जाता है। तो ये जस्ट आपके पास क्या रह गया? y इक्वल टू mx। अब y इक्वल टू mx के अंदर कितने पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं? मैम 1 होगा। 1 एक ही होगा। इसका मतलब ये है कि आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बनाने को कहा जाता है तो आप इसको कितना डिफरेंशिएट करोगे? 1 टाइम। एक दफा डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पे देखो उसने क्या किया? y इक्वल टू mx वेयर m इज द पैरामीटर, और उसने उसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू m आ गया। अब आपने क्या करना है? इस m की वैल्यू को कहाँ से लेना है? जो नंबर 1 आपके पास है। तो नंबर 1 से अगर मैं m की वैल्यू निकालती हूँ तो वो किसके इक्वल आ रही है? आपकी y बाय x के। तो जस्ट यहाँ पे फिर आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? m की जगह पे y बाय x आ जाएगा, और जब आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आप अगर इसको ऐसे भी लिख दो ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो फिर भी ठीक है आंसर आपका। ठीक हो गया? अच्छा, कई दफा होता है कि उसने इक्वेशन आपको खुद ही दे दी होती है। कहते हैं फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर ए इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इसके अंदर कितने आपके पैरामीटर्स आ रहे हैं? एक ही आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप इसको एक दफा डिफरेंशिएट करोगे तो उसने इसको लिख दिया 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका ऑटोमेटिकली खुद ही रिमूव हो गया। तो इसमें फिर हमें ये साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करने की जरूरत ही पेश नहीं है। ठीक है, तो अगर तो रिमूव हो गया वेल एंड गुड, जो कांस्टेंट है जो पैरामीटर है रिमूव हो गया वेल एंड गुड। अगर रिमूव नहीं हुआ है तो फिर आप उनको जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में होगा। ठीक हो गया? अच्छा, कहते हैं थर्ड एग्जाम्पल में कहते हैं फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
तो इसमें भी जस्ट एक ही आपके पास पैरामीटर है, इसको भी आप एक दफा डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन जब आपने इसको एक दफा डिफरेंशिएट किया तो आपका जो कांस्टेंट है वो आपका एलिमिनेट नहीं हुआ ना। 4a आपको नजर आ रहा है, मतलब a नजर आ यस रहा है। मैम। तो Yes, उस a ma'am. को फिर उस a को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, जो नंबर 1 दी हुई है उसमें से a की वैल्यू निकालोगे, वो क्या आ जाएगी आपकी y स्क्वायर बाय 4x इज इक्वल टू a। तो वहां से अब आप लोगों ने उसने यहाँ पे डायरेक्ट 4a की वैल्यू निकाली है, लेकिन अगर आप a की वैल्यू भी लगा के करोगे ना तो वहां से वो 4 खत्म हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई वो 2x डिवाइड बाय dx माइनस y इज इक्वल टू 0 व्हिच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आपने आंखें बंद करके इसकी जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं बनाना कि हमने इसको एक दफा डिफरेंशिएट कर लिया, दो दफा कर लिया। जैसे आप फॉर एग्जांपल, जैसे ये टॉप वाली एग्जांपल है, इसमें आपको नजर आ रहा है ना dy बाय dx इज इक्वल टू m। तो आप कहते हो कि एक्चुअली हम लोगों ने पैरामीटर को रिमूव करना है, तो अगर हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो खत्म हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये काम नहीं करना। आपने किस रूल के तहत चलना है कि अगर वो आपकी 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स है तो उसको एक दफा डिफरेंशिएट करना है। अगर वो 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स है तो आपने उसको ट्वाइस डिफरेंशिएट करना है। और अगर तो वो रिमूव हो गया कांस्टेंट, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोगों ने जो ओरिजिनल इक्वेशन आ रही है और जो बाकी इक्वेशन बन रही है उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इस तरह से लास्ट एग्जांपल देखो, इसकी एग्जांपल 4 कहते हैं फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशंस। दो रिलेशन उसने दे दिए। अब पहला रिलेशन देखो कैसा है, उसमें भी आपके दो कांस्टेंट्स नजर आ रहे हैं, अननोन नजर आ रहे हैं, और जो सेकंड वाला है उसमें भी आपको दो कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, a एंड b। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कितने दफा डिफरेंशिएट होंगे दोनों एक्सप्रेशंस? 2 times। times। 2 times. 2 टाइम्स होंगे। तो पहले आपने क्या किया, y का डेरिवेटिव x के लिए यहाँ से लिया, तो आपके पास क्या आ गया, -2a sin 2x प्लस 2b cos 2x। अगेन आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपके अभी भी आपको उसमें कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर आपने देखा, नोट किया कि ये जो आपका a cos 2x है प्लस b sin 2x है, ये एक्चुअली किसके इक्वल आ रहा है, आपका जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन y है। ठीक है, तो आपने इसको y को पुट कर दिया, तो अब आपके पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, d2y by dx के प्लस 4y इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब आपको तो चूंकि ओडीज आती हैं, ओडीज के सोल्यूशन निकालने आते हैं, तो देखो आप लोगों को ये ओडी दी होती थी, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट लेके डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और वहां से उसका सोल्यूशन निकालते थे, ऐसे ही है ना। लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमें इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, सोल्यूशन दिया हुआ हो, तो हम वहां से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। तो सेकंड भी इसी तरह से नहीं लाइन पे है, उसने उसको ट्वाइस डिफरेंशिएट करके तो बाद में बस जो है वो, अब ये है कि हम लोगों ने, जरूरी नहीं है कि जो गिवन एक्सप्रेशन होगा उसी को रिप्लेस करना है, हमने जो उसकी जितनी भी इक्वेशंस बनी होंगी उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। तो जिस इक्वेशन को यूज करके, या हो सकता है दो को यूज करके हमारा जो कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए, हो सकता है कि एक इक्वेशन को एलिमिनेट यूज करके हमारा जो कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो जाए। हम यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में, जब वो आप, ये तुम्हें पता है कि सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, सेकंड डेरिवेटिव तक जब वो गया है तो वहां से आपके पास क्या आ गया, 6a e की पावर 2x प्लस 9b e की पावर माइनस 3x। तो एक्चुअली ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन बन रहा है ये आपका किसकी फॉर्म में बन रहा है, dy बाई dx, और यहाँ पे आपके पास फिर ये y की फॉर्म में भी आ रहा है। ठीक है, देखो इन तीनों को उसको साइमल्टेनियसली यूज करना पड़ा। तो यस मैम। ये जो पहला पार्ट था उसमें जस्ट आप लोगों ने y को यूज किया तो वहां पे वो एलिमिनेट हो गया, लेकिन इसके लास्ट के लिए क्या हुआ, आप लोगों को इनको साइमल्टेनियसली ऐसे सॉल्व करना पड़ा कि तीनों आपके एक्सप्रेशन यूज हो गए। जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन था वो भी, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला था वो एक्सप्रेशन भी यूज हो गया, और जो आपका लास्ट वाला है वो आपका एक्सप्रेशन भी यूज हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने किस किस को यूज करना है और कैसे एलिमिनेट करना है? कैसे पता चलेगा? अच्छा, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन सीखे हुए हैं ना, जैसे हम लोग मैट्रिक में करते थे, 8th क्लास में भी बन के हैं, तो उसमें 3 इक्वेशन कोई सी भी दी होती थी या 2 इक्वेशन दी होती थी, तो हम क्या करते थे, हम उनको साइमल्टेनियसली कुछ इस तरह से सॉल्व करते थे कि हमारे पास जो है वो एक की वैल्यू निकल आए। ठीक है, तो अगर आपको ये Yes, जो ma'am. है, ठीक है ना, अगर आपको ये एक्सप्रेशन, ये तो उसने बहुत सिंपल तरीके से किया हुआ है कि बस ऐड कर दिया और उसको 6 मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग जैसे कोफिशिएंट हम इक्वल करते थे ना उनके कुछ इक्वेशंस के, तो हम इस तरह से भी इसको जी जी. एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब a की वैल्यू निकाल के तो b पुट कर दिया, फिर इस तरह से एंड b की वैल्यू को पुट करके बाद में पुट कर दिया। तो एक्चुअली ये उसने उसी की फॉर्म को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो किसी तरीके से भी Okay. आपने इसको कर लेना है, a को निकाल के b में पुट कर दो, फिर b वहां से आपके पास पूरा एक्सप्रेशन dy बाई dx की फॉर्म में निकल आएगा।
ठीक है। अगर सपोज डेटा आप में से कोई ऐसे कर लेता है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में से जो है वो ए निकाल लो, ए इज इक्वल टू ये ए की पावर 2x इज इक्वल टू ये y माइनस बी ई का पावर माइनस 3x लिख लो। जब आप उसकी वैल्यू पुट कर लोगे फिर थर्ड वाले एक्सप्रेशन से आप जो है वो बी की वैल्यू निकाल लो। तो जब आप इनकी वैल्यू को पुट करोगे तो ये भी आपका एक्सप्रेशन बन सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है, जैसे भी आपने करना है। ठीक है, उसको ये इजी लगा कि उसने जो है वो दोनों को एड अप कर लिया, तो वो इनका जो कोफिशिएंट है वो 6 बन गया, और जो 6 जब उसने कॉमन किया तो वो y के इक्वल आपका आ रहा था। मतलब सबसे जो इजी तरीन जो उसने फॉर्म किया आपकी ना। तो जैसे भी करना है, लेकिन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके अंदर टू पैरामीटर आ रहे हैं आपने उसको ट्वाइस डिफरेंशिएट करके बाकी तो साइमल्टेनियसली सॉल्व जैसे भी करना है। लेकिन इतना मुश्किल नहीं होगा, ये सारे सिंपल एक्सप्रेशन ही है, बस एडिंग और या सब्ट्रैक्शन होगी या किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कांस्टेंट से। सही हो गया। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है ना? जी मैम। अच्छा, पहला हमारा पिछला टॉपिक क्या था, हम लोग क्या बनाने जा रहे थे? हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने जा रहे थे। कोई एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ हो तो हम लोगों ने वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास उसने डिस्कशन की हुई है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सेकंड ऑर्डर क्या होती है और nth ऑर्डर क्या होती है। तो जनरलाइज फॉर्म पहले उसने लिख दी हुई है उसकी। कहता है इफ y ऑफ x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन, इफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन एनी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन द इम्प्लिसिट फॉर्म एज f x y डैश इज इक्वल टू 0। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक एक्सप्लिसिट होती है फॉर्म। हाँ शाबाश, जो मैम अलग जो अलग। दोबारा बोलो, बॉयज में से किसी की आवाज आई थी। जिसमें से वेरिएबल्स ज्यादा ना हो सके शाबाश, मतलब ऐसे लिखी हुई हो आपके पास के dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे करके लिखी हुई है। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास जो अननोन फंक्शन है वो आपका सेपरेट ना हो सकता हो, तो उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट। और जो इस तरह की रिलेशनशिप आती है, जैसे आपके पास ऊपर लिखा था ना एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप। इसमें y आपका अलग हो गया, बाकी आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले टर्म्स हैं वो एक साइड पे आपकी आ गई। तो ये वाला जो ऊपर जो एग्जांपल 4 के अंदर दोनों रिलेशनशिप लिखे हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप्स हैं। तो इम्प्लिसिट के अंदर क्या होता है कि हम उनमें अपने एक्स और वाई वगैरह को सेपरेट ना कर सकें, दोनों का मतलब मिक्सचर सा बना हुआ। ठीक है, तो उनको इम्प्लिसिट बोलते हैं। तो अब देखो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का वे क्या है? सबसे पहले आपके पास आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर कॉमा के साथ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस ऑर्डर तक उसको लेके जाना है। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर तक है तो वाई डैश तक रख के आपने और इज इक्वल टू 0 कर देना है। अगर आप उसको सेकंड ऑर्डर के लिए डिस्कशन करोगे तो भला क्या आ जाएगा इसमें? y डबल डैश। शाबाश, इसके साथ आ जाएगा एक्स वाई वाई डबल डैश, वाई डैश के साथ वाई डैश भी आएगा ना, वाई डैश और कॉमा वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। मैम अगर थर्ड और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को लिखने का यानी कि दोनों का मेथड भी और होता है ना, यानी कि नोटेशन का। हाँ, नोटेशन का लिखने का मेथड भी और होता है। उसमें फिर हम लोग जो है ना एक्सप्लिसिट में हम डिपेंडेंट वेरिएबल y इज इक्वल इक्वल टू, हाँ जी मैम। y इज इक्वल टू हम लिख देते हैं पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, वो अलग आपको नजर आ रहा होता है। तो जो इम्प्लिसिट होता है उसमें फिर वो मिक्सचर सा आपको होता है, वो हम फिर उसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं ना, कि हमने उसको बोल दिया कोई इम्प्लिसिट रिलेशनशिप है आपका। ठीक है, जैसे ये नीचे देखो ना आपके वो जो एग्जाम्पल दी हुई है, y डैश माइनस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें ऐसे नहीं आया हुआ कि y इज इक्वल टू समथिंग आ जाए, तो ये इसमें आपका मिक्सचर ही बना हुआ है एक्स वाई जी मैम। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट रिलेशनशिप्स हैं आपके सारे। तो उसने कहा है कि दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट कंटेन्स y डैश ऑफ द अननोन फंक्शन y ऑफ x एंड मे कंटेन y इटसेल्फ एंड गिवन फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जांपल, मतलब इसमें मस्ट क्या है? अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कह दिया है तो y डैश मस्ट है, बाकी कुछ आता है कि नहीं आता। मतलब इवन के देखो ये y डैश इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सही है, तो आप इसका जो सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो? आप उसकी एक तो इंटीग्रेशन करते हो तो आपका आंसर निकल आता है, सोल्यूशन निकल आता है y इज इक्वल टू सी सम कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो कहते हैं कि इसके अंदर x या y आ सकते हैं, लेकिन कंपल्शन किसके ऊपर है? y डैश के ऊपर। तो यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। तो कहते हैं दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कहते हैं ये एग्जांपल कहते हैं कि आर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, remember that a first order differential equation needs not explicitly contain either x or y. For example, y dash is equal to 4 and y dash square is equal to 4 are first order differential equations in which x and y do not appear explicitly. Similarly, y dash is equal to minus y square does not explicitly contain x,
although x is implicitly in y which is a function of x। इसका मतलब क्या, जो लास्ट लाइन उसने लिखी हुई है, समझ आई कि बता दूं? मैम एक दफा बता दें। अच्छा, कहते हैं जरूरी नहीं है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आप भी, चूंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिस्कशन कर रहे हैं ना, कहता है जरूरी नहीं है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको एक्स और वाई वाजे तौर पे अलहदा पड़े हुए नजर आए। ठीक है, उसका उसने वर्ड क्या यूज किया, एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिट का वैसे हम उर्दू में हमारी जो उसकी ट्रांसलेशन है वो क्या होता है, वाजे तौर पे, जुदा गाना। ठीक है, तो अब ये देखो जो ऊपर आपकी एग्जाम्पल उसने दी हुई है, इसमें आपको एक्स और वाई दोनों जुदा गाना इसमें पड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक्सप्लिसिटली इसके अंदर देखो पड़े हुए नजर आ रहे हैं, वाजे तौर पे नजर आ रहे हैं ना। सेकंड वाले एग्जांपल में भी एक्स नजर आ रहा है और एक्स का एक फंक्शन भी नजर आ रहा है। थर्ड वाले एग्जांपल में भी एक्स और आपके पास 2x नजर आ रहा है, ऐसे ही है ना। इसके अलावा आपको y भी नजर आ रहा है। इवन देन आपको पता है कि ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, पता है आपको। लेकिन x और y अलग-अलग पड़े हुए अगर कहता ना भी नजर आए तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी। तब अगले क्या कहता है, इसको रिमेंबर से दोबारा पढ़ती हूँ। कहता है रिमेंबर दैट अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नीड्स नॉट एक्सप्लिसिटली कंटेन आइदर x और y। ठीक है, वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि इसमें आपको x और y जो है वो वाज़े तौर पे पड़े हुए नजर आए अलहदा से, जैसे टर्म है ना इन मैम तीनों एग्जांपल डेरिवेटिव में। हो लेकिन एक्स वाई अलहदा होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब x और y की जो टर्म्स है ना उनको अलहदा नजर आने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि dy/dx + 4 = 0। एक सेकंड, बस जावेद की कॉल है, मैं इसको बंद करूँ। अस्सलाम वालेकुम जावेद। वालेकुम सलाम जावेद, बस मैंने वो पूछना था जो कोरियर इस्लामाबाद से आना था, डॉक्टर मुस्तफा ने भेजना था, वो मिल गया कि नहीं मिला? हाँ, बस इंशाल्लाह मैं फ्राइडे को आऊंगी तो फिर मैं उसके साथ आप मुझे जो आपकी है ना वैल्यूएशन लेटर वो और वो दे दीजिए, फिर आपका वो पेरिशल की और वो फारूक कर दे। मैं फ्राइडे को आऊंगी, तुमने आना है फ्राइडे को? ना भी है ना, तो अब आप इसे वैल्यूएशन लेटर ना वो रख लेना वहाँ पे। चलो ठीक है। इसके मार्क्स कितने, तुमने कोरियर ओपन किया है कि बंद ही पड़ा हुआ है? हाँ जी, कोरियर बंद ही। कोरियर उसके सारे इसको साइन हुए हैं, क्या आप उसमें साइन। मार्क्स कितने लगाए उन्होंने? नंबर पर 106 है या 102 है इसमें। चलो ठीक है, सही है। फिर मैं उसकी ना, जो तुम मुझे कंफर्म कर देना, फिर मैं उसके वार्ड लिस्ट भी निकाल लूंगी। अब वार्ड लिस्ट उसकी अभी कंफर्म तो नहीं मैं कर सकता क्योंकि अब मेरे जेब में नहीं है। नहीं, डॉक्टर इमरान ने उसका एंटर कर दिया होगा, डॉक्टर इमरान को बता देना तो फिर वो उसका एंटर कर देंगे, उसके वार्ड लिस्ट में निकाल लूंगी। मैं उसने हमको कहता हूँ वहाँ पे पढ़ा हुआ है साइड में आपको। चलो वेलकम बैक। अब यहाँ पे ये है कि देखो उसने कहा कि रिमेंबर दैट अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नीड्स नॉट एक्सप्लिसिटली कंटेन्स आइदर x और y। फॉर एग्जांपल ये y डैश = 4 की एग्जांपल दी, या y डैश स्क्वायर = 4 आर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस इन व्हिच x and y do not appear explicitly. Similarly, y dash = -y square does not explicitly contain x although x is implicitly in y which is a function of x। बात फॉलो कर लीजिए जो यहाँ पे वो पॉइंट बताना चाह रहा है। जी मैम। क्लियर, गर्ल्स को क्लियर हो गया फातिमा बच्चे? यस मैम। तो कहते हैं फिर भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो है ये एक्सप्लिसिटली आपकी एक्स और वाई टर्म्स नजर आ जाए, दोनों नजर आए एक्सप्लिसिटली, या एक में से कोई एक्सप्लिसिटली नजर ना आए। लेकिन हमें ये पता है कि इम्प्लिसिटली ये जो है हमारा वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। मतलब आमतौर पर जो एक्सप्लिसिट है वो क्या होता है, वाजे, एंड इम्प्लिसिट का मतलब होता है गैर वाजे, मतलब जो जिसकी रिकॉग्निशन एम्बिगुअस हो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो हालांकि हमें पता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि x और y की टर्म्स अलग-अलग पड़ी हुई आपको मतलब वाज़े तौर पे नजर भी हैं आपको, ठीक है, विजिबल भी हो आपको। मैम तो ये जब यहाँ पर सेपरेट हो दोनों वेरिएबल्स को। दोबारा बोलो क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आई। मैम यानी कि इम्प्लिसिट वो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें x और y को सेपरेट करना मुश्किल हो, यानी कि हार्ड टू सेपरेट बोथ द वेरिएबल्स, इम्पॉसिबल ये कह सकते हैं। लेकिन आपने इसका सेंस दूसरी वाली भी याद रखनी है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, वाजे तौर पे। जैसे ऊपर देखो ये जो एग्जांपल इसने लिखी है y डैश -4xy + x = 0, क्या आपको इसमें वाजे तौर पे x और y पड़े हुए नजर आ रहे? मतलब फर्स्ट ऑर्डर तो नजर आना ही आना है ना, डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नजर आने चाहिए। आपको x और y के टर्म्स नजर आ रही? नहीं,
आप उस सेंस में आप इम्प्लिसिट रिलेशनशिप है, लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ कि एक्स और वाई इसमें वाज़े तौर पे विजिबल हैं। यस मैम। यस, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिटली नजर आना। ठीक है, एक हमने इंग्लिश के सेंस में भी देखना है ना, एक हमारी मैथमेटिकल सेंस है जिसमें हम उनको अलग कर सकते जी हैं। मैम, जी जी। एक हमारी इंग्लिश की ठीक हो सेंस है जिसको आप एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो तीनों ऊपर एग्जांपल्स हैं इसमें आपको एक्स और वाई एक्सप्लिसिटली नजर आ रहे हैं तीनों में। मतलब इसमें देखो आपको वाई भी नजर आ रहा है पड़ा हुआ, एक्स भी नजर आ रहा है, लेकिन जो नीचे उसने एग्जांपल दिया वाई डैश इज इक्वल टू 4 और वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इन दोनों में ना आपको एक्स और वाई दोनों नजर नहीं आ रहे, एक्सप्लिसिटली पड़े हुए नजर नहीं आ रहे आपको। ठीक है, मतलब जो वाज़े तौर पे पड़े हुए नजर नहीं आ रहे, तो लेकिन फिर भी हमारे पास जो है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से उसने आपको एक और एग्जांपल बता दी, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। इसमें आपको वाई तो नजर आ रहा है लेकिन एक्स नजर नहीं आ रहा, तो लेकिन कहता है कि हमें पता है कि इसमें आपका जो है वो एक्स और वाई इम्प्लिसिटली हैं। ठीक है, सेकंड वाले में जब है कि एक्स जो है वो इम्प्लिसिटली पड़ा हुआ है, तो ये वो कहना चाह रहे हैं। बात फॉलो की, दो सेंस यूज कर रहा है यहाँ पे वो। अच्छा चलो आगे चलते हैं। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो कैसे आता है। अ सॉल्यूशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0 इज अ फंक्शन y is equal to phi of x that has y dash is equal to phi dash x and has the property that f(x, phi dash of x is equal to 0 for all values of the independent variable x for which phi is defined। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अभी इसका इस यहाँ तक तो समझ नहीं आएगी, आगे एग्जांपल हम इसे समझ लेते हैं। उसने कहा फॉर एग्जांपल as can be seen by substituting that y is equal to cx minus c square is the solution of the differential equation y dash square minus x y dash plus y is equal to 0। this solution holds for all values of x। मतलब कहने का ये है, यहाँ तक फुल स्टॉप। देखो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर हमारे पास जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, तो अगर हम किसी एक्सप्रेशन को कहते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि उस एक्सप्रेशन को, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया ना, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर जो है वो सॉल्यूशन है y डैश स्क्वायर माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे भी आपका y आ रहा है और जहां पे भी y डैश आ रहा है, अगर आप इसको इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y डैश देखो क्या आएगा आपका, y डैश इज इक्वल टू c। y डैश क्या आ जाएगा आपका, c आ जाएगा। जब आप इसको पुट सुनने करोगे वाला y काम नहीं डैश, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ आय ਬਹੁਤਾ ਲੱਗੇ हाय ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ बोल के। आय हाय, ये है कौन है? अपने आप को म्यूट कर लिया करो। अच्छा चलो खैर, ऐसा भी होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो है वो आपने इसको पुट किया, इस जो सॉल्यूशन को आपने कहा तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखो इसमें एक्चुअली क्या किया उसने, ये जो ऊपर लिखा है ना एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई की जगह पे आपने क्या ले लेना है जिसको आपने कहा हुआ है कि इसका सॉल्यूशन है, और वाई डैश की जगह पे क्या कर लिया, उस सॉल्यूशन का आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लिया। और लेकिन ये तो उसकी जनरलाइज फॉर्म है ना लिखने के लिए, लेकिन वो कहता है कि ये एक्चुअली करना क्या है कि आपने उसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेना है, और जो सॉल्यूशन आपने कहा है, अज्यूम किया कि इसका सॉल्यूशन है, उसको पुट करोगे तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कहता है अ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड ऑन द एंटायर रियल लाइन और ऑन only part of the line called an interval। Thus we say that y is equal to phi of x is the solution of f of x y dash is equal to 0 on an interval I if f x phi x phi dash of x is equal to 0 for all x in I। For example, y is equal to e power 2x is the solution of y dash minus 2y is equal to 0 for all x, while y is equal to log of x is the solution of y dash is equal to 1 by x for x greater than 0। Note that it is important to define the interval I since the differential equation does not necessarily describe the solution for all values of the independent variable x। अच्छा इसकी बताओ क्या समझ आई है? हो गया क्लियर कि मैम सिर्फ यानी कि जिस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन हो सिर्फ हम उसी पर उसका यानी कि सॉल्यूशन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते, इसलिए इंटरवल डिफाइन करना जरूरी है। शाबाश, ठीक है ना। जैसे यानी कि उसने डिपेंडेंट एग्जांपल दी वेरिएबल को गई, यहाँ पर जैसे यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल ये x है, तो वो क्या होगी आपकी रियल लाइन होगी। तो जहाँ से उसने एग्जांपल दिया कि e की पावर 2x अगर लेते हैं तो इंटायर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है सोल्यूशन आपका। लेकिन अगर हम y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x ले रहे हैं, तो आपको पता है ना कि लॉग ऑफ जो है वो आपका 0 से नेगेटिव की तरफ जीरो पे एग्जिस्ट नहीं डिफाइन नहीं करता, होता। नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइन होता। बाद में चलो
इसकी समझ आ गई? और ये जो ऊपर उसने जनरलाइज फॉर्म में एक्सप्रेशंस लिए हुए हैं, इसकी भी समझ आ गई आप लोगों को? क्लास से जो उसने एफ ऑफ एक्स फाई एक्स फाई डैश ऑफ एक्स लिखा हुआ है, समझ आ गई है आपको? ऐसा तो बोला यस मैम। अच्छा, अगर समझ नहीं भी आई तो जस्ट क्या करना है आप लोगों ने, कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है और कहा गया है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो जस्ट आप लोगों ने क्या कर लेना है, आपने देखना है कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, और जो एक्सप्रेशन उसने क्लेम किया है कि इसका सॉल्यूशन है, आपने उस एक्सप्रेशन को उस ऑर्डर तक डिफरेंशिएट कर लेना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करना है। अगर तो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका मतलब है कि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। बस ये कहा उसने। क्लियर हो गया? अच्छा, चलो भाई Yes, जुनेद sir. आप बताओ अगर मैं अब आगे इसको नहीं लेके चल रही, अब यहीं पे बताओ, अगर फॉर एग्जांपल ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन हो जाए, एफ एक्स वाई वाई डैश कॉमा वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, और हम कह देते हैं कि वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इसका सोल्यूशन है, तो जब फिर ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखना है सच दैट वाली बात, तो फिर इसमें क्या आगे, इसमें ऐड क्या होगा, और पहली दो लाइन्स कैसी आएंगी आपकी फिर? मतलब कि किस तरह से जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने उसका सॉल्यूशन फाई वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स ले लिया, और दैट हैज वाई डैश इज इक्वल टू फाई डैश एक्स एंड हैज द प्रॉपर्टी दैट एफ एक्स फाई डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। तो अब अगर मुझे इसको सेकंड ऑर्डर के लिए एक्सटेंड करना पड़े इस पहले पैराग्राफ को, तो मैं इसको कैसे करूंगी? मैम जहाँ पर फाई ऑफ एक्स है वहाँ डबल फाई आ जाएगा, और फाई प्राइम ऑफ एक्स की जगह डबल प्राइम आ जाएगा, और सिंगल की जहाँ पर अकेला फाई है वहाँ पर फाई प्राइम आ जाएगा, या फिर अच्छा, आगे भी फाई ऐसे आ सकता है। हाँ, मतलब ऐसे करना है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई वाई डैश कॉमा वाई डबल डैश, मतलब एक और इसमें शाबाश, मतलब इसमें वाई भी लेके चलना है, इज अ फंक्शन, मतलब वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स का सॉल्यूशन होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, दैट हैज, इसको भी लेना है, फिर दैट हैज वाई डैश इज इक्वल टू फाई डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई डबल डैश इज इक्वल टू फाई डबल डैश ऑफ एक्स भी लेना है। ये दोनों के अलावा मतलब वाई भी लेना है, वाई डैश भी लेना है, और वाई डबल डैश भी लेना पड़ेगा। Yes. मैम सेम उसी तरह जैसे फर्स्ट ऑर्डर देखना है, सेकंड को देखना है, और जो जो सी वैल्यू चाहिए वो निकाल के उधर पुट कर देनी है। हाँ बस, तो यहाँ पे बस आपके पास यहाँ पे कॉमा के साथ जो है वो फाई डबल डैश एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और बस जो है उसका मतलब है कि उस ऑर्डर तक आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अगर इसका मतलब ये मैं इसलिए पूछा आपसे कि अगर आपको nth ऑर्डर के लिए आ जाए, और सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई डैश वाई डैश अप टू सो ऑन वाई एन इज इक्वल टू 0, तो इसमें आप लोगों ने स्टार्ट यहाँ से कर लेना है कि वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, और लेते लेते आप लोगों ने कहाँ तक चले जाना है, जो लास्ट डेरिवेटिव होगा सारे फिर आपके आ जाएंगे, फिर उनकी वैल्यू बस आपने इसमें क्या कर लेनी है, सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, और ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये इम्प्लिसिट सॉल्यूशन मैं भी आपको बताती हूँ, इस तरफ बाद में चलते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे वो ये देखो उसने ये बताई हुई एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, और फिर इसमें आपके पास है कि जो हम सोल्यूशन जब कहेंगे तो आपके पास कैसे आ जाएगा, y इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, और y इज इक्वल टू फिर आपका y डैश आ जाएगा, फिर y डबल डैश आ जाएगा। सही है? तो यहाँ पे उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो ये इसलिए आप मैंने कहा कि आप इसको देख लेना। यहाँ पे उसने ये देखो दिया हुआ एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, पहले उसने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किया, एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, उसने कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं आपकी, और डिस्कशन जैसे पहले की थी वही आप लोगों ने कर लेनी है। फिर उसके बाद उसने क्या किया हुआ है, उसने ले लिया हुआ है कि यहाँ पे y इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू फाई डैश ऑफ एक्स, इस तरह से वाई डबल डैश इज इक्वल टू फाई डबल डैश ऑफ एक्स, और बस आपने इसमें जो पुट कर दिया है, और फिर आगे उसने इसकी एग्जांपल दे दी है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। और इस तरह से nth ऑर्डर की भी अगर बात आ जाती है आगे, कहीं अपने nth ऑर्डर का भी पहले डिफाइन किया हुआ है, कैसे हुई nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिफाइन होती है, एक्स वाई वाई डैश अप टू सो ऑन वाई, मतलब ये पावर नहीं है, ये nth ऑर्डर है ना, इज इक्वल टू 0, और अगर हमें उसका सोल्यूशन कहना होगा, लेट करना होगा, तो जो सोल्यूशन है उसके लिए फिर आप लोगों को y इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, y डैश इज इक्वल टू फाई डैश ऑफ एक्स, y डबल डैश इज इक्वल टू फाई डबल डैश ऑफ एक्स अप टू सो ऑन, उसको जब पुट करोगे तो वो कहते हैं उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये आप लोग देख लेना, इसमें मतलब इतना मसला कोई नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस, लेकिन इससे पहले ये पीछे वाला टॉपिक देख लो, इसमें आपका आता है इम्प्लिसिट सॉल्यूशन की बात ना, ये वाला कहते हैं समटाइम्स द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विल अपीयर एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन एज h x y is equal to c, c some constant,
and is called an implicit solution in contrast to an explicit solution y is equal to phi of x. For example, x square plus y square is equal to 4. तो आप देखो कि आपको कैसे नजर आ रहे हैं, x और प्लस y स्क्वायर इकट्ठे नजर आ रहे हैं। ऊपर देखो जो आप लोगों ने सोल्यूशन लिखा था ये y is equal to e power 2x, तो ये जो y is equal to e power 2x है ये कैसा सोल्यूशन है? Explicit. एक्सप्लिसिट है, शाबाश, ठीक है। y is equal to e power 2x ये भी एक्सप्लिसिट है, एंड y is equal to log of x जो है ये भी आपका एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है। तो लेकिन अगर इस तरह से आ जाए, मिक्सचर की फॉर्म में आ जाए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये आपका सोल्यूशन किस तरह से है? इम्प्लिसिट सोल्यूशन है, Implicit. ठीक है। वो कहता है ये किसका सोल्यूशन है? ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स का सोल्यूशन है। तो कहता है कि हम इसको जो सोल्यूशन ऊपर लिखा है ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कहता है हम इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू f1 x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक दफा हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख सकते हैं, एक दफा हम इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख सकते हैं। और वो कहते हैं कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? ओनली व्हेन x वेरीज फ्रॉम -2 to 2, -2 से 2 तक। क्यों भला? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम नेगेटिव लेंगे तो वैल्यू बड़ी ले लेंगे इससे, तो वो हमारे पास इमेजिनरी आ जाएगा। तो हम लोगों ने रियल लाइन के ऊपर रहना है, इसलिए हमारा पास जो x की वैल्यू है वो -2 से लेके 2 तक आएगी, ठीक हो गया। तो अब आप लोगों ने इसमें करना कितना है? सेकंड ऑर्डर करना है, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इसको पढ़ना है आप लोगों ने। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं बता देती हूँ आपको, कि हमेशा जब y इक्वल टू 0 है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास जो है अगर वो उसको सेटिस्फाई कर दिया तो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। सही, ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में पहले सुना है आप लोगों ने? जी मैम। मैं बता देती हूँ। If y is equal to 0, that is y identically equal to 0 is the solution of a differential equation on an interval I, then y is equal to 0 is called the trivial solution to that differential equation. सही। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रही है? यस। Yes, ma'am. जी मैम। इसका मतलब है कि y जो है y इज इक्वल टू 0 इसका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे +4 होता तो मुझे बताओ क्या y इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होता? नो मैम। नो, क्योंकि उसका y इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को y इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर जाएगा उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। जिसको नहीं करता हम कहते हैं कि इसका वो ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। सही।